औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपके साथ फिर दोबारा हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 2 के साथ। लेक्चर नंबर 2 आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा था हीट, और हीट के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 कवर किया था, जिसके अंदर हमने हीट की डेफिनेशन, टेम्परेचर और उसकी कन्वर्जेंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम पहले तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर लास्ट टाइम जो मैंने असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट के सवालात को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सवाल दिया था कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर। सबसे उसके अंदर पहला पार्ट था 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू एब्सोल्यूट स्केल। तो इसका सॉल्यूशन मैंने जैसा कि कहा था कि मैं इसका सॉल्यूशन अगले लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप इसको चेक करना चाहें अपने असाइनमेंट के साथ तो आप असाइनमेंट के साथ चेक कर सकते हैं कि आपने आइदर सही किया है या नहीं किया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट था 60 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये रहा, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। तो उसको भी ज़रा आप चेक कर लीजिएगा कि आपने उसको सही तरीके से सॉल्व किया है या नहीं किया। ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा सवाल क्या किया था बेटा, 300 केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसकी भी कन्वर्जन ज़रा देख लेते हैं। तो उसकी कन्वर्जन आपको नज़र आ रही होगी कि केल्विन को हमने जब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया तो उसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप ये तीनों सॉल्यूशन आप कर चुके होंगे, और इन तीनों सॉल्यूशन को आप अपने पास चेक कर लीजिएगा कि आइदर आपने उसको सही किया है या नहीं किया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक सवाल और दिया था। सवाल क्या दिया था, एट व्हाट टेम्परेचर डज द फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड विद द सेल्सियस स्केल। अच्छा, एब्सोल्यूट स्केल वाला हमने वो लास्ट टाइम लेक्चर में किया था, सेल्सियस वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो लिहाजा उसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिर्फ चेंज हमने क्या किया, वहाँ पे हमने केल्विन रखा था, यहाँ पे हमने सेंटीग्रेड रखा और सेंटीग्रेड का फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लिया। तो उसका आंसर आ गया बेटा -40 डिग्री। ठीक है। -40 डिग्री पर ये दोनों टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है। ये तो था हमारा लास्ट टाइम का असाइनमेंट। आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन को मैं यहाँ पे रीड करने से पहले थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। थर्मल एक्सपेंशन, अगर मैं इसके नाम को देखूँ तो इसके नाम के अंदर थर्मल माने हीट, एक्सपेंशन माने बढ़ना, यानी हीट की वजह से किसी भी चीज़ का क्या हो जाना, बढ़ जाना, साइज़ का बढ़ जाना या उसके शेप का चेंज हो जाना क्या कहलाता है बेटा, थर्मल एक्सपेंशन। लास्ट टाइम हमने आखिरी लेक्चर के अंदर देखा था थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं मैटर की जो कि विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होती हैं, वेरी होती हैं, जिनमें हमने देखा था कि लेंथ भी वेरी होती है, मास भी वेरी होता है, और साइज़ भी क्या होता है, डेंसिटी वगैरह भी क्या होती है बेटा, वेरी होती है। तो लिहाजा थर्मल एक्सपेंशन क्या है बेटा, थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या है, when material are heated their size increases, this phenomenon is known as thermal expansion। जब भी आप किसी मटेरियल को हीट करते हो, किसी भी मटेरियल को हीट करने की वजह से उसके साइज़ में क्या आ जाता है बेटा, इजाफा आ जाता है, और उस इजाफे की जो वजूहात बनती हैं या जो फिनोमेना होता है उसके इजाफे का, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब जहन में सवाल आता है कि भाई हीट करने से साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाँ बेटा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर हम बात करें, लास्ट टाइम हमने एग्जांपल ली थी रबड़ के पाइप की, कि रबड़ के पाइप को हम जब हीट करते हैं तो उसका डायमीटर क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम पॉलीथीन बैग की बात करें तो जब उसको हीट करते हैं तो वो तो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। बेटा सबसे पहला जब भी आप किसी बॉडी को हीट करेंगे तो सबसे पहला फिनोमेना जो होता है वो उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन के बाद उसके अंदर कन्वर्जन आना शुरू होती है, यानी वो अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो हमारे जहन में रीज़न क्या आ सकता है कि क्या वजूहात हैं कि थर्मल एक्सपेंशन अकर होती है, तो इसके बारे में ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मटेरियल को हीट करने से उसके साइज़ में इजाफा क्यों हो रहा है, तो हमारे जहन में मुख्तलिफ सवालात के जवाब आते हैं। अगर इसको मैं रिलेट करूँ हमारी अर्लियर स्टडीज़ के अंदर, कि अर्लियर स्टडीज़ के अंदर हमने पढ़ा है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, या सबसे पहले पोस्टुलेट की बात करते हैं कि तमाम चीज़ें, तमाम तर मटेरियल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, और वो मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है बेटा, कंटिन्यूस मोशन के अंदर है। और हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा,
जिस तरह से टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे उस तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब बनता है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो लिहाजा अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमारी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से होगा क्या, उनके दरमियान जो कॉलिजन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और कॉलिजन इंक्रीज़ होगा तो जाहिर सी बात है उनको क्या चाहिए होगा, जब ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा उनका ग्रेटर होगा। विद द ग्रेटर एम्पलीट्यूड उनको स्पेस भी क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। तो लिहाजा इनके एम्पलीट्यूड, कॉलिजन बढ़ने की वजह से इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होने की वजह से इनका साइज़ क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये पूरी इसके पीछे की क्या है, बैक एंड की स्टोरी है कि जब भी हम किसी मटेरियल को हीट करते हैं तो मटेरियल को हीट करने की वजह से उसके टेम्परेचर में चेंज आता है और टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाता है बेटा, चेंज आ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी और कॉलिजन का क्या हो जाना, बढ़ जाना। और कॉलिजन के बढ़ने का मतलब है एम्पलीट्यूड का बढ़ना। और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास स्पेस भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा चाहिए होगी। तो देखते हैं ज़रा इसका रीज़न क्या लिखा है बेटा। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड द एनर्जी गेन्ड बाय द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज देयर काइनेटिक एनर्जी। क्या यही बात मैंने अभी आपसे कही थी कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को हीट करेंगे, जब किसी भी बॉडी को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, इजाफा होगा। ड्यू टू विच दे वाइब्रेट मोर विगरसली एंड विद इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, जिसकी वजह से होगा कि ये ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे और एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, इनका बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर ओवरऑल साइज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होगी बेटा, अकर हो जाएगी। तो ये था पूरा थर्मल एक्सपेंशन का क्या बेटा फिनोमेना, कि जब भी किसी मटेरियल, किसी बॉडी को हम हीट करते हैं तो ड्यू टू हीट उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, उसका एम्पलीट्यूड यानी जो वाइब्रेटरी एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। अब थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है कि बॉडी थर्मल एक्सपेंशन तो समझ में आती है, अब थर्मल एक्सपेंशन होगी किस तरीके से। साइज़ की बात की जाए तो हमारे पास तो 3 तरह की बॉडीज़ है। एक बॉडी जिनमें सिर्फ लेंथ होती है यानी 1 डायमेंशनल बॉडीज़, और कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जिनमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है यानी उनका एरिया होता है यानी 2 डायमेंशनल बॉडीज़। और कुछ बॉडीज़ हमारे पास ऐसी हैं जिनका हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है यानी 3 डायमेंशनल बॉडीज़। इसका मतलब ये हुआ कि साइज़ बढ़ने का मतलब है कि लेंथ भी बढ़ सकती है, एरिया भी बढ़ सकता है और वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। तो लिहाजा थर्मल एक्सपेंशन कितनी तरह की होती है बेटा, थर्मल एक्सपेंशन सर फिर 3 तरह की होगी यकीनन, क्योंकि जब हमारे पास बॉडी 3 तरह की है सर तो यकीनन थर्मल एक्सपेंशन भी कितनी तरह की होंगी, 3 तरह की होंगी। तो यस बेटा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन को, थर्मल एक्सपेंशन की कितनी टाइप्स हैं। तो बेटा क्या लिखा है मैंने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की कितनी टाइप्स हैं बेटा, 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, लीनियर यानी लेंथ का, लीनियर मायने लेंथ यानी कि इसके अंदर क्या होगा, लेंथ में इजाफा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड बॉडीज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। किसी भी सॉलिड बॉडी की सिर्फ लेंथ में अगर इजाफा हो, किसकी वजह से, हीट की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे। इसी तरीके से हम बात करें, दूसरी टाइप आती है हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ इसका नाम हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। सुपरफिशियल कहते हैं बेटा इंक्रीज इन एरिया को, यानी अगर कोई 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो हीट करने की वजह से उसकी लेंथ में भी इजाफा होगा और साथ ही साथ ब्रेथ में भी इजाफा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो ओवरऑल किस में इजाफा हो जाएगा, ओवरऑल यकीनन सर एरिया में इजाफा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी है बेटा, एक्सपेंशन इन एरिया ऑफ अ बॉडी ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। किसी भी बॉडी का एरिया अगर बढ़ जाए हीट करने की वजह से तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3D बॉडी की बात करते हैं तो 3D बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो तीसरी टाइप आती है वो कौन सी एक्सपेंशन है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी उसके वॉल्यूम में क्या होगा, इजाफा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ऑन हीटिंग। किसी भी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाए किसकी वजह से, हीट की वजह से, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा,
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और इसको हम प्यार से क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात की जाए या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात की जाए, बात क्या है बेटा, एक ही है। यहाँ तक की बात क्लियर है। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने ये अभी देखे 3 टाइप्स की एक्सपेंशन देखी, 2 हमारे कोर्स का हिस्सा यानी टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 3 हमारे कोर्स में शामिल है, ठीक है। टाइप नंबर 2 हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, तो लिहाजा हम टाइप नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन तो हमने पता कर ली, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक्सपेंशन हो रही है तो इसका कोई ना कोई फैक्टर्स तो होगा, किस पे डिपेंड करती है और इसको किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर फॉर सपोज मेरे पास एक 1 मीटर की रॉड है, उसको अगर मैं हीट करूँ तो उसका इजाफा कितना होगा, कितनी कितनी लेंथ बढ़ेगी और किस तरीके से होगा, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर्स ऑन विच लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अपने जहनों में कंसिडर करें, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल ले ली, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। उसकी इनिशियल लेंथ जो है वो है 1 मीटर। कितनी है बेटा इनिशियल लेंथ, 1 मीटर। और इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है, जिस रूम में वो रखी हुई है, उसका टेम्परेचर जो है वो आ रहा है बेटा 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मैंने क्या करा बेटा, उस रॉड को हीट किया, उस 1 मीटर की रॉड जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है बेटा 28 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मैंने क्या किया, हीट किया। जब मैं उसको हीट करूंगा तो होगा क्या बेटा, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है कि उसके एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो एक्सपेंशन अकर करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। फॉर सपोज उस 1 मीटर की रॉड को जब मैंने हीट किया 28 डिग्री सेंटीग्रेड से, कहाँ तक हीट किया, 50 तक हीट किया, तो मैंने चेक किया उसकी लेंथ जो थी 1 मीटर से बढ़कर कितनी हो गई, 1.1 मीटर हो गई। अब मैंने उसी मटेरियल की एक और रॉड ली, लेकिन उस रॉड की जो मैंने लेंथ रखी है, अब वो लेंथ कितनी रखी है बेटा, 1.5 मीटर। कितनी लेंथ रखी है, 1.5। पहले कितनी रखी थी, 1 रखी थी, और अब कितनी रखी है, 1.5 मीटर। अच्छा, रूम वही है तो लिहाजा इसका इनिशियल टेम्परेचर 1.5 मीटर का भी कितना होगा, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने उसको क्या किया बेटा, हीट किया, और कितना हीट किया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के हीट किया। यानी पहले भी 28 से 50 किया था, अब भी कितना किया बेटा, 28 से 50 ही किया। तो लिहाजा अगेन दोबारा एक्सपेंशन क्या होगी, अकर होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या एक्सपेंशन दोबारा 0.1 के बराबर ही होगी, यानी उतना ही इजाफा होगा जितना पहले इजाफा हुआ था, इजाफा चेंज होगा, तो ज़रा आप अगर इस बात को सोचें कि अगर मैं एक रॉड 1 मीटर की रॉड को हीट करता हूं 28 से 50 तक, तो उसकी लेंथ बन जाती है बेटा 1.1 मीटर, यानी इजाफा कितना हो रहा है बेटा, 0.1 का। अब मेरे पास जो रॉड है वो 1.5 मीटर की, यानी पहले वाली रॉड से थोड़ी सी रॉड क्या है, ज़्यादा बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी रॉड है। टेम्परेचर उसका अभी भी कितना है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, वही 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिहाजा अगेन इसके दरमियान इसमें क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। क्या है, इसके अंदर होने वाली जो एक्सपेंशन है वो अगेन 0.1 के बराबर होगी, यानी 1.5 से 1.6 हो जाएगी, या 1.56 से ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटा अगर मैं इस बात पे गौर करूं, तो अगर मैं इसको बेसिक स्ट्रक्चर से देखूं, तो जब 1 मीटर की रॉड थी तो यकीनन 1 मीटर के हिसाब से उसके अंदर क्या मौजूद था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। फॉर सपोज 1 मीटर के अंदर जो मॉलिक्यूल की तादाद थी वो 100 थी, ठीक है। अब जब मैं रॉड की लेंथ 1.5 मीटर करता हूं, तो 1.5 मीटर होने की वजह से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी बच्चा, इंक्रीज हो जाएगी। यस सर, इंक्रीज होगी। अब जब मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होगी तो यकीनन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से कॉलिजन क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कॉलिजन हो जाएगी। ये तो वही बात हो गई सर, जितनी ज़्यादा बारिश होती है उतना ज़्यादा पानी आता है। हाँ बेटा, इसी तरीके की बात है कि जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतना ही कॉलिजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब कॉलिजन ज़्यादा होगा तो फिर बेटा क्या होगा, बेटा कॉलिजन के ज़्यादा होने की वजह से आपके पास एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लगती है कि जो मेरे रॉड की जो एक्सपेंशन है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कि इजाफा जो है वो जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनिशियल लेंथ के ऊपर। वो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मेरे पास चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि मेरे पास वही कंडीशन लेता हूँ कि एक रॉड है 1 मीटर की, उसका इनिशियल टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसको मैंने हीट किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है बेटा। यानी फिर मैंने उसका जब फाइनल लेंथ निकाली, यानी उसकी जो लेंथ मैंने चेक करी वो कितनी हो गई, 1.1, जितनी पहले हुई थी, क्योंकि रॉड तो वही है। लेकिन अब मैंने इसी तरह की एक और रॉड, उसी मटेरियल की एक और रॉड ली, लेकिन उसकी इनिशियल लेंथ भी कितनी है, 1 ही है।
यानी अब मैंने लेंथ को चेंज नहीं किया, रूम भी वही है जिसका टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मैंने करा क्या, बजाय उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के मैंने उसको कहाँ तक हीट कर दिया, 60 तक हीट कर दिया, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया हीट। ठीक है सर, ज़्यादा कर दिया। अब होगा क्या, अब क्या इजाफा उतना ही होगा। अगर आप पहले वाली बात से लिंक करो तो सर अब तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम हो गए, अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम है तो लिहाजा कोलिजन भी सेम होना चाहिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले टेम्परेचर 50 तक हीट किया था, पहले टेम्परेचर को 50 तक लेके गए थे, तो लिहाजा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी लेकिन कम बढ़ी थी। लेकिन जब मैं टेम्परेचर को 60 तक लेके चला गया तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। जब इजाफा ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी में तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगेन एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मेरी जो लीनियर एक्सपेंशन है वो कितनी चीज़ों पे, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर क्या बनता है बेटा, इनिशियल लेंथ, कि लेंथ अगर मैं चेंज कर दूँ रॉड की तो मेरे पास एक्सपेंशन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर में चेंज। अगर टेम्परेचर में चेंज मैं ज़्यादा कर दूं, जैसे मैंने पहले वाली एग्जांपल के अंदर टेम्परेचर का चेंज कितना रखा था, 28 से 50 यानी 22 का रखा था, लेकिन उसी रॉड को मैंने 60 तक जब हीट किया तो टेम्परेचर का चेंज कितना हो गया, 28 से 60 कितना चेंज आ गया, 32 का आ गया। यानी जब मैं टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ाता हूँ तब भी मेरी एक्सपेंशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो और ज़रा इस टॉपिक को देखते हैं कि इसके अंदर करते क्या है। हमने कंसीडर कर लिया एक मेटालिक बार जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, L1 है, ये इसकी इनिशियल लेंथ है। इस वक्त इसका टेम्परेचर जो आ रहा है वो कितना है बेटा, T1। हमने आगे क्या किया, हमने इस बार को हीट किया, लेट द बार इज हीटेड टू T2। इसको कहाँ तक हीट किया बेटा, T2 तक हीट किया, यानी टेम्परेचर, सेकंड टेम्परेचर T2 तक मैंने क्या कर लिया, इसको हीट कर लिया। अब जाहिर सी बात है हीट करने की वजह से इसकी लेंथ में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। तो जो मेरी कंसिड्रेशन है उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बना दी कि मेरे पास ये एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, L1, यानी इसका मतलब इसका टेम्परेचर अभी कितना है, T1। तो आगे हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो अभी मैंने एग्जांपल ली थी वो एक्सपेरिमेंट ही है हमारा। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज़ ऑब्जर्व दैट द लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। क्या बेटा 2 फैक्टर ही थे, हाँ सर 2 फैक्टर ही थे, आपने अभी बताया 2 फैक्टर, एक इनिशियल लेंथ और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। तो देखते हैं बेटा 2 फैक्टर्स क्या लिखे हमने लिखा बेटा नंबर 1 द इंक्रीज इन लेंथ, जो लेंथ में चेंज आ रहा है, जो लेंथ में इजाफा आ रहा है, ऑफ अ सॉलिड बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। जितना ओरिजिनल लेंथ बढ़ती है यानी जितनी इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी, L1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास लेंथ में चेंज भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो लिहाजा इसको अगर मैथमेटिकली लिखूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया बेटा, एक्सप्रेशन 1 कह दिया। इसी तरीके से अगर दूसरा फैक्टर देखो तो दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जो लेंथ में इजाफा आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी जितना टेम्परेचर का चेंज ज़्यादा होगा उतना लेंथ में चेंज भी क्या आएगा बेटा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा L, चेंज डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, यानी टेम्परेचर का चेंज लेना तो डेल्टा T लगा दिया हमने, इसको हमने कह दिया एक्सप्रेशन 2। अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 देखूँ तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो लिहाजा अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, मैंने क्या लिखा बेटा, कंबाइन 1 एंड 2, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T। देखो ज़रा क्या यही हो रहा है, हाँ सर हो तो यही रहा है कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगी और राइट हैंड साइड मिलाकर लिख दी जाएगी तो L1 इंटू डेल्टा T बन जाएगा। जब भी ये प्रोपोर्शन का सिंबल, ये प्रोपोर्शन का जो सिंबल बना हुआ है डेल्टा L और L1 के दरमियान में, ये जो प्रोपोर्शन का सिंबल है, ये जो मैं कर्सर से आपको दिखा भी रहा हूँ, ये जो प्रोपोर्शन का सिंबल हटेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ जाएगा। तो लिहाजा जब हमने ये प्रोपोर्शन का सिंबल हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया उस कांस्टेंट को हम कहते हैं बेटा अल्फा। अच्छा ख्याल है थोड़ा सा अल्फा और प्रोपोर्शन का सिंबल थोड़ा अलग अलग बनाइएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा का नाम दे दिया। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई, किसी भी रॉड की लेंथ में जो चेंज आएगा उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करा दें उसकी इनिशियल लेंथ से मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, चेंज इन लेंथ का फार्मूला बन गया।
अब ये अल्फ़ा किस बला का नाम है, इस किस चिड़िया का नाम है, इस अल्फ़ा को कहते क्या है, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का सॉलिड, किसी भी सॉलिड का, हर सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। आगे जाके हम इसको डिफाइन भी करेंगे, अभी फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। अच्छा, अब हमने रॉड को क्या कर दिया बेटा, हीट किया। अब हीट करने की वजह से जाहिर सी बात है, जो मेरे पास पुरानी रॉड थी, ये जो L1 नज़र आ रही है आपको, ये पुरानी रॉड, इस पुरानी रॉड के अंदर साइज़ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका साइज़ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो बेटा इसकी डायग्राम कैसी बनेगी। अब ये हमारे पास पहले रॉड थी L1, अब उसके हीट करने के बाद जब मैंने देखा तो उसकी साइज़ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। ब्लैक के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्रे कलर से मैंने थोड़ी सी रॉड क्या कर दी है बेटा, बढ़ा दी है। ये क्या है बेटा, उस वो लेंथ का चेंज है जो कि क्या हुआ है, हीट करने की वजह से अकर हुआ है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल मिलाकर ये पूरी लेंथ, अगर ब्लैक के कॉर्नर से ग्रे के कॉर्नर तक देखूं तो ये पूरी लेंथ क्या बन गई, L2 बन गई। यहाँ तक ये बात क्लियर है, ये हमारे पास क्या है, पूरी फाइनल लेंथ। लेकिन अगर मैं इसको पार्शली देखूं तो पार्शली क्या है, ब्लैक वाली क्या है, इनिशियल लेंथ है, और ग्रे वाली क्या है, वो लेंथ का इजाफा जो कि हीट की वजह से क्या हुआ है, अकर हुआ है। तो लिहाजा मुझे अगर इस L2 का फार्मूला बनाना हो कि मुझे डायरेक्ट अगर फाइनल लेंथ मालूम करनी हो तो फाइनल लेंथ का फार्मूला क्या होगा, तो हमने लिखा बेटा फाइनल लेंथ ऑफ बार। तो हमने लिखा फ्रॉम फिगर, अगर डायग्राम को देखकर हम लिखें तो डायग्राम के मुताबिक ये जो L2 है ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक बन रहा है L1 और एक बन रहा है डेल्टा L। तो मैं लिख सकता हूँ कि L2 इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा L। यहाँ तक की बात क्लियर है। डेल्टा एल की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, अगर मैं आपको रिवर्स करके दिखाऊं तो पीछे हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये आपको नज़र आ रही है जो अभी ये डब्बे के अंदर बंद हुई, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। ये किसकी वैल्यू है बेटा, डेल्टा एल की वैल्यू है। अगर मैं इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन क्या है बेटा, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा एल की जगह पर डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दूँ। मैंने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन अबव इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा बेटा, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा एल की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा L1 डेल्टा टी। अगर आप देखो तो दोनों इक्वेशन, दोनों साइड पर, राइट साइड पर L1 क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, कॉमन निकाल लिया, L1 कॉमन निकाला। पहले वाली टर्म के अंदर सिर्फ L1 ही था, तो लिहाजा कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा, 1, और दूसरी वाली टर्म में क्या बच गया, अल्फा और डेल्टा टी। तो L2 का फार्मूला क्या बन गया बेटा, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से मैं डायरेक्ट क्या मालूम कर सकता हूँ बेटा, फाइनल लेंथ मालूम कर सकता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी निकालेंगे कैसे, वेयर डेल्टा टी इज गिवन बाय T2 माइनस T1, यानी फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। याद रहे बेटा, दोबारा याद दिलाता चलूँ कि डेल्टा टी, जो डेल्टा टी की वैल्यू सेंटीग्रेड के अंदर होगी, वही डेल्टा टी की वैल्यू किसके अंदर होगी, केल्विन के अंदर होगी। उसकी वजह क्या थी, कल मैंने बताया था, याद करो, कल मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी इसके ऊपर कि डेल्टा टी की वैल्यू सेम क्यों होगी, क्योंकि दोनों स्केल्स में, केल्विन स्केल में और सेंटीग्रेड स्केल में, दोनों स्केल के अंदर आपके पास इक्वल पार्ट्स क्या हैं, 100 है। तो लिहाजा डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है बेटा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बात बढ़ाते हैं कि अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा की डेफिनेशन क्या है। तो हमने हेडिंग डाली बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, एक सवाल आता है जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन अलग से वो पूछता है, तो लिहाजा इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है बेटा, इट इज़, अच्छा डेफिनेशन से पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल और सॉलिड एंड इज डिफाइंड एज, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की या सॉलिड की, यानी ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। मटेरियल टू मटेरियल क्या करती है बेटा, वेरी करती है। ये ओवर फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि मटेरियल टू मटेरियल क्या करती है, वेरी करती है। यानी आयरन का अल्फ़ा की वैल्यू कुछ और होगी, ब्रास के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, कुछ और होगी। यानी हर किसी के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी, ठीक है बेटा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन है इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब ये डेफिनेशन कहाँ से आई, इसको अभी आगे जाके बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या हो गया, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ यानी L1, और डेल्टा एल अपॉन L1 जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, किसी भी चीज़ के चेंज को
उसी की ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो टर्म बनती है उस टर्म को हम कहते हैं बेटा फ्रैक्शनल चेंज। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे हम किसके चेंज को डिवाइड कर रहे हैं? लेंथ के चेंज को डिवाइड कर रहे हैं ओरिजिनल लेंथ से। तो जो टर्म बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कहेंगे। तो और करके इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? एक आसान सी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, बाकी डेफिनेशन क्या रही? सेम रही, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यानी जितना केल्विन टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, या केल्विन कहें या सेंटीग्रेड कहें, बात एक ही है, क्योंकि जितना टेम्परेचर में चेंज केल्विन में आता है उतना ही चेंज सेंटीग्रेड में आता है, इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर मैं जो मेरे पास लास्ट इक्वेशन बनी थी डेल्टा एल को अगर मैं याद करूं तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था बेटा? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा एल का फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय L1 यानी ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखी हुई इंक्रीज इन लेंथ यानी डेल्टा एल पर यूनिट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? ओरिजिनल लेंथ से, पर केल्विन। और डिवीजन के अंदर खाली लेंथ नहीं है, साथ में क्या है? पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या है? चेंज भी है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि किसी भी चीज़ के चेंज को उसी की ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है बेटा? वो फ्रैक्शनल चेंज। तो यहाँ पे मैंने देखो हाईलाइट किया किसको? डेल्टा एल अपॉन L1 को। ये जो डेल्टा एल अपॉन L1 है ये बेसिकली कहलाता क्या है? ये कहलाता है आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। यानी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि डिटरमाइन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ तो आप कैसे मालूम करेंगे? रॉड की चेंज इन लेंथ को डिवाइड कर देंगे उसकी ओरिजिनल लेंथ से तो आपके पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। याद रहिए हमेशा किस में कैलकुलेट किया जाता है? परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आखिरी लाइन की तरफ चलते हैं। इसका यूनिट क्या होगा बेटा? इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? इसका यूनिट होगा केल्विन इनवर्स या फिर सेंटीग्रेड इनवर्स। क्यों? क्योंकि लेंथ, चेंज इन लेंथ और L1 दोनों का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? केल्विन। बचेगा सिर्फ क्या? टेम्परेचर की यूनिट। या तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होगा या टेम्परेचर की यूनिट क्या होगा? सेंटीग्रेड। क्योंकि टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट के अंदर या फिर मुझसे नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।